भ्रष्टाचार का जो आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया है उस पार्टी में, खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर थोड़ी टिप्पणी आपकी करें। अनम्यूट कर लीजिए अपने को। जी। देखिए, शुरू से जो है ये प्लैंक रहा है, एक परिवारवाद वाला और एक भ्रष्टाचार वाला। अब नीतीश जी के ऊपर परिवारवाद का तो कुछ बोल सकते नहीं है, इसलिए जो है बोलने के लिए फिर एक ही मामला रह गया, भ्रष्टाचार वाला। तो उन्होंने जो है ये भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं, इस तरीके से जो उन्होंने बोल दिया। अब उनके पास कौन कौन इकट्ठे हैं, इसको अगर इसकी पूरी लिस्ट बनाने का काम किया जाए तो वो बहुत लिस्ट लंबी हो जाएगी, लेकिन उसकी शुरुआत करना जरूरी है। और वो शुरुआत अगर हम करें तो येदियुरप्पा जी उसके अंदर सबसे पहले आते हैं। और उनके ऊपर तो सीबीआई का मामले थे, लैंड माइनिंग स्कैम जो है उसका मामला था। और सभी को ये मालूम है कि वो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ही हटाए गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भ्रष्टाचारी नेता के अलावा कोई दूसरा विकल्प उन्हें मिल नहीं पाया, तो फिर से ला करके उन्होंने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया। ये एक नंबर का। दूसरा, अगर देखें आप तो रेड्डी ब्रदर्स जो थे उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो लगे थे 1500 करोड़ रुपए के जो स्कैम्स के उनके ऊपर आरोप लगे थे। और उसके अंदर अब उन्होंने क्या कार्रवाई की है, अब तो उनकी वहां पे डबल इंजन की सरकार है, तो अब तो जो है रेड्डी ब्रदर्स के ऊपर कुछ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। हेमंत विश्वा शर्मा जब तक कांग्रेस में थे तमाम किस्म के आरोप उनके ऊपर लगे थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए तो उनके ऊपर कोई आरोप जो है अब लगाना भी बंद हो गया। अगर मैं शिवराज सिंह चौहान की बात करूं तो व्यापम के केस को लेकर के जो आरोप लगे थे उनके ऊपर, उनके मंत्री भी जेल के अंदर रहे थे। और व्यापम एक ऐसा केस है, मुझे दुख है कि उस केस को वो महत्व नहीं दिया गया, जिस केस के अंदर 50 से ज्यादा गवाहों की मौत हो गई, लोग कहते हैं कि हत्या हो गई, और उसके भी मामले को रफा दफा कर दिया गया। वो भी भ्रष्टाचार के अंदर एक बड़ा मामला था। उसी तरीके से अगर हम मुकुल रॉय के ऊपर आ जाएं, शारदा स्कैम को लेकर के तमाम सारे मामले थे, तो वो भाजपा के अंदर आ गए तो वो सब हो गया। रमेश पोखरियाल का अगर मामला हम लोग देखें तो उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो स्कैम थे, वो भी मामला जो है वो कहीं पर दफन करने का काम किया। हम नारायण राणे का अगर हम देखें मनी लॉन्ड्रिंग वाला, तो वो भी पूरा आपको दिखलाई पड़ जाएगा। अब मैं इसके पीछे जाता हूं कि भाई भ्रष्टाचार का मामला कहीं ना कहीं पर जब ये बात कह रहे थे तो नोटबंदी हुई थी, और नोटबंदी के अंदर इन्होंने कहा था कि फिर इसके बाद में काला धन समाप्त हो जाएगा, लेकिन काला धन समाप्त नहीं हुआ। और फिर जो है आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं जो बात राम जेठमलानी ने जो है 12 मई 2015 को उन्होंने कही थी, मतलब जब ये सरकार में आ चुके थे, और उसके बाद में क्योंकि ये मेल जो प्लैंक था इनका कि ये जो स्विस बैंक के अंदर जो जमा हुआ पैसा है ये वापस लेकर के आने का काम ये करेंगे, और ये लेकर के नहीं आए। और वहां पर अब जो पूरा आंकड़ा आया है कि वो तो पैसा अब जो है 20,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। तो आपने उन लोगों के को भी जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। अगर हम और चलें, जब इनने शुरुआत की थी तो उसमें एक HSBS करके जो एक मतलब फ्रांस का जो बड़ा अखबार है ली मोंडे, उसने पूरा छापा था, और उसके अंदर उन्होंने 1195 नाम दिए थे जो भारतीय लोगों के थे जिनके पास में ब्लैक मनी था। और लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, वो पूरी लिस्ट को दबा दिया। 2016 के अंदर जो पनामा पेपर्स आए उसके अंदर जो है नाम थे 500 भारतीयों के, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। तो हम ये देखेंगे कि पूरे तरीके से जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के जो भी बड़े इश्यूज थे उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने का काम इनके द्वारा नहीं किया गया है। और अगर मैं ये पूछूं कि ये बताए भारतीय जनता पार्टी की आज कितने लोग ऐसे हैं जो देश में करप्शन के केसेस में जो आरोप लगाए, और सीधे मैं तो ये कहता हूं कि उस आरोप के अंदर जो है हम लोग भी थे उस आरोप लगाने वालों में। तो भाई ये बता दें कि कितने कांग्रेस के लोग जो 5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो लोग आज जेल के अंदर हैं? नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एकदम साफ तौर पर है कि आप एक इशू को आप बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, और जो भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम
आपकी सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। केवल जो बात हर समय लोग कहते हैं कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है कि कोई भी गंदा कपड़ा डालो तो वो साफ होकर के जो है वो आ जाता है। तो जो भी लोग, इसमें शिंदे जी का मामला है जिनको अभी जो है चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया, उनके ऊपर भी भाजपा बहुत सारे आरोप लगाने का काम करती थी, तो उनका क्या हुआ? तो कुल मिलाकर के ये है कि जब तक आदमी विपक्ष के अंदर है तब तक उसके लिए सीबीआई भी है और ईडी भी है और आईटी भी है, और उसके बाद में जब वो भाजपा के अंदर आ गया तो वो पाक साफ हो गया। तो केवल इतनी सी बात है। तो मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार वाला जो आरोप है वो बिल्कुल चलने वाला नहीं है, और जो बात कही है अरविंद केजरीवाल ने वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 1,000 करोड़ का तो इन्होंने रिजर्व फंड बना के रखा है, और उस फंड का उपयोग अभी जो है वो हो रहा है झारखंड के अंदर। तो कुल मिलाकर के केवल खरीद फरोख्त करके आप विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम कर रहे हो, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? और हम तो ये भी पूछना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो चुनाव लड़ते हैं तो 50,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, वो आपके पास कहां से आ रहा है? और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप आरटीआई जो है उसकी परिधि के अंदर आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसको लेकर के आने का काम करो। तो 10,000 करोड़ रुपया जो आया है उसमें से 90% से ज्यादा पैसा आपके पास आया है, तो वो पता चल जाएगा कि कौन से घरानों ने देने का काम किया है और फिर किस तरीके से आपने उन्हें उपकृत करने का काम किया है। और इस सबसे बड़ा ये जो पूरा जो पीएम का जो फंड है जो कोरोना के समय इन्होंने जनरेट करने का काम किया, उसका जरा आप हिसाब किताब देने का काम करो। उसका हिसाब किताब वो देने को तैयार नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो एक समय की बात है, क्योंकि इनकी अभी सरकार चल रही है, क्योंकि एजेंसियां या जो सब संस्थाएं हैं वो इनकी पॉकेट के अंदर हैं, इसलिए जो है ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और कल एक बार जो राहुल गांधी ने कहा था कि सब एजेंसियां मुझको दे दो और फिर बताओ मैं बताता हूं कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है। तो ये बात एकदम साफ साफ है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के आरोप जो हैं वो टिकने वाले नहीं हैं। ये केवल नैरेटिव बनाने की बात है, लेकिन वो नैरेटिव जो है वो आगे चलने वाला नहीं है। उसकी हवा बहुत जल्दी निकल जाएगी, जैसे नीतीश के आने के बाद में परिवारवाद वाले मुद्दे की हवा निकल गई।